जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को, यानी अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने टॉप एमसीक्यू डिस्कस किए हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उन सभी को आप नोट कर लें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा 15वें नंबर के। तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के 22 प्रेसिडेंट बने हैं। और आपको ये याद रखना है कि वह एनडीए के उम्मीदवार थे, यानी भाजपा और जो उसके सहयोगी दल हैं उनका जो गठबंधन है जिसे एनडीए बोला जाता है, उसके वो उम्मीदवार थे। उन्होंने विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और वो सांसद भी बने हैं 1998 में और 1999 में। बीजेपी और आरएसएस से उनका संबंध रहा है। उनका जन्म 1957 में तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था। देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 हुआ है, इसमें कुल वोटर कितने थे? 781। तो दोनों सदनों के जो सांसद थे वो इसके मतदाता थे, यानी कुल वोटर 781 थे। मतदान कितने सांसदों ने किया है? 767 सांसदों ने, यानी लगभग 98% सांसदों ने इसमें मतदान किया था। मान्य वोट इसमें कितने थे? 752। और कितने वोट रिजेक्ट हुए थे? तो 15 वोट रिजेक्ट हुए थे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, यानी लगभग 60.11% वोट हासिल हुए हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए थे, यानी इन्हें 39.89% वोट हासिल हुए हैं। जीत का अंतर कितना था? 152। और आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल के सांसदों ने वोट नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इसकी घोषणा 8 सितंबर 2025 को की गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 99.30% हो गई है। इससे पहले पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाले राज्य कौन हैं? त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा। और पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन लेकोर्नु किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेबेस्टियन लेकोर्नु। आपको याद रखना है कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, पेरिस इसकी राजधानी है और इसके पड़ोसी देशों में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन, ये सभी देश आते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इंदौर को। तो दोस्तों, अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर जबलपुर, तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले में पहले स्थान पर अमरावती, दूसरे स्थान पर झांसी और मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर अलवर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास पहले और परवाणु दूसरे और अंगुल तीसरे स्थान पर है, जबकि 2 शहरों इंदौर और उदयपुर को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है इस अवार्ड समारोह में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। तो जो सुशीला कार्की हैं वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। आपको पता ही है कि अभी कुछ समय पहले नेपाल में जन आंदोलन हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। इसके कारण वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। तो अब देश में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। सुशीला कार्की की बात करें
तो वह नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और वो नेपाल की पहली ऐसी महिला है जो कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची हैं। दोस्तों, यह नियुक्ति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद हुई है। तो जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख हैं, उन्होंने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब अगले 6 महीने में नेपाल में फिर से चुनाव होंगे। सुशीला कार्की के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, तो वहाँ से उन्होंने राजनीति विज्ञान में MA किया है। 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी सुशीला कार्की। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इरफान अली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा गुआना। तो गुआना देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इरफान अली बने हैं। तो अभी गुआना में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 2025 वाले। तो इसमें पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने जीत हासिल की है। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे 2020 में और अब 2025 में फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद इरफान अली हैं ये भारतीय मूल के हैं। इनके जो परिवार के लोग हैं वो गिरमिटिया मजदूर थे, यानी कि गिरमिटिया मजदूर वो लोग होते हैं जो अंग्रेज़ों के समय भारत से मजदूर के रूप में गुआना गए थे। ठीक है, और वहाँ पर मजदूरी का काम किया था उन्होंने, उन्हें गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है। तो उन्हीं के परिवार से आते हैं मोहम्मद इरफान अली। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि भारत में 2023 में मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, US ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज ने US ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो US ओपन की अगर हम बात करें तो यह 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इस बार इसका 145वां संस्करण हुआ है और US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होता है। पुरुष एकल के विजेता कौन थे? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश के हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और उप विजेता कौन थे? यानिक सिनर, जो कि इटली के हैं। महिला एकल की विजेता कौन है? अरीना सबालेंका, जो कि बेलारूस के हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और उप विजेता कौन रही हैं? अमांडा एनीसिमोवा, जो कि अमेरिका की थी। तो विजेता उप विजेता आपको ज़रूर याद रखें। US ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। तो पुरुष एकल के रूप में 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर महिला एकल की जो प्रतियोगिता है ये 1887 से शुरू हुई हैं। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका आयोजन हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। तो एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन होता है? US ओपन होता है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, और फिर होता है दोस्तों विंबलडन, और फिर होता है US ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी एशिया कप 2025 पुरुष का खिताब किसने जीता है? यानी पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। ठीक है, तो भारत चैंपियन बन चुका है एशिया का। तो उसने कोरिया को 4-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। हॉकी एशिया कप 2025 की अगर हम बात करें तो इसका मेज़बान कौन था? भारत। और ये प्रतियोगिता राजगीर शहर में आयोजित की गई थी, जो कि बिहार में है। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसका आयोजन बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में हुआ था। चैंपियन कौन बना है? भारत। तो भारत चौथी बार चैंपियन बना है। और विजेता कौन रहा है? साउथ कोरिया। और तीसरा स्थान मलेशिया को हासिल हुआ है। ठीक है, टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? अकीमुल्लाह अनवर, जो कि मलेशिया के थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक नैन रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी एंडी वाल्फियन जेफरीनस रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किम जे ह्योन रहे हैं, जो कि साउथ कोरिया के थे। ठीक है, इससे पहले भारत ने इस एशिया कप को 2003, 2007, 2017 और अब 2025 में जीता है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। यानी फुटबॉल का 2025 का जो डूरंड कप है ये किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने।
दोस्तों डूरंड कप 2025 का जो ये आयोजन हुआ है यह इसका 134वां संस्करण था। इसका समापन हुआ है 23 अगस्त 2025 को। विजेता बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और उप विजेता बना है डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। फाइनल मुकाबला कोलकाता में जो साल्ट लेक स्टेडियम था वहाँ पर हुआ है और गोल्डन वॉल और गोल्डन बूट का जो अवार्ड है यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वाधिक गोल का जो अवार्ड है ये अलाउद्दीन अज़ाराई को प्रदान किया गया है। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया है गुरमीत सिंह को और पुरस्कार राशि के रूप में यानी जो विजेता था उसे कितनी राशि मिली है 1.21 करोड़ रुपए की और विजेता को 60 लाख रुपए की राशि दी गई। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने डेवलप किया है जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका स्पेस एक्स। तो दोस्तों जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स उसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम क्या है स्टारशिप। तो इसका 10वां टेस्ट अभी कामयाब हुआ है और ये टेस्ट कब हुआ था 27 अगस्त 2025 को। दोस्तों स्टारशिप व्हीकल की जो ऊंचाई है यानी इस रॉकेट की जो ऊंचाई है वो 403 फीट की है और ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। रीयूजेबल का मतलब ये है कि इसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी ये विशेषता है कि ये रीयूजेबल है, इसलिए इसकी काफ़ी चर्चा भी होती है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह तक ले जा सकता है, तो यह इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो जो राजीव शुक्ला हैं वो वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे लेकिन अब वो बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। अब कार्यवाहक अध्यक्ष क्यों बने हैं, क्योंकि अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 70 वर्ष हो गई है और बीसीसीआई में ये नियम है कि कोई भी पदाधिकारी 70 वर्ष से अधिक उम्र तक पद पर नहीं रह सकता है, उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो अब रोजर बिन्नी की उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है इसलिए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। तो अब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला जी काम करेंगे। देखिए बात करें अगर हम बीसीसीआई की तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है। ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ हैं हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल, पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं के कोच हैं अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है सर्जियो गोर किस देश के भारत में राजदूत बने हैं। आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो वो अमेरिका के भारत में हाल ही में राजदूत बने हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत बनाया है यानी अमेरिका का राजदूत बनाया है और ये जो नियुक्ति हुई है उनकी ये ऐसे समय पर हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है वो तनावपूर्ण चल रहे हैं क्योंकि टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा भारत पर। इससे दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है वो तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में राजदूत के रूप में सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों सिमलीपाल ओडिशा राज्य में स्थित है तो अब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं तो आपका जवाब क्या होगा 107 राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और यह ओडिशा का भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि अब ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। एक तो हो गया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुल एरिया कितना है 845.70 वर्ग किलोमीटर में। सिमलीपाल अब ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह क्षेत्र 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा पाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो 55 स्तनधारी प्रजातियाँ, 361 पक्षियों की प्रजातियाँ, 62 रेप्टाइल्स पाए जाते हैं यानी 62 प्रकार की रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ और 21 उभयचर प्राणी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। इससे पहले यह सम्मान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है, और अब किसे मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। पायल कपाड़िया हैं कौन? तो वो भारतीय फिल्म निर्माता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन की गई है, यानी कि फ्रांस के द्वारा भारत को 26 राफेल मरीन विमान प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 डबल सीटर होंगे। ये जो डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, ये हुई है 63,000 करोड़ रुपए की, यानी कि ये जो डील है वो 63,000 करोड़ रुपए की डील है। तो हथियारों के खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये जो डिलीवरी शुरू होगी 2028-29 से होगी और 2031-32 तक ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी, यानी कि पूरे विमान 26 राफेल मरीन विमान जो हैं वो भारत को मिल जाएंगे फ्रांस की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हिस्सा लिया था, यानी कि वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। उन्होंने 35 गेंद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया था। यह आईपीएल में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। वैभव सूर्यवंशी की उम्र कितनी थी जब उन्होंने ये शतक लगाया था? 14 साल 32 दिन। इस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी T20 में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और वैभव सूर्यवंशी का 35 गेंदों में शतक आईपीएल इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक है। उनसे पहले क्रिस गेल हैं और क्रिस गेल के बाद जो नाम है वो है वैभव सूर्यवंशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। उनका संबंध किस पार्टी से है? तो उनका संबंध लिबरल पार्टी से है। कई बार एग्जाम में पार्टी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि वो किस पार्टी से रिलेटेड हैं, तो उनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, लिबरल पार्टी है। दोस्तों, मार्क कार्नी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, फिर इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में जो मार्क कार्नी है उन्होंने जीत हासिल की है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कोस्ट लाइन है। सुपीरियर झील, हुरे झील, ग्रेट स्लैब लेक और एरी झील ये कनाडा में स्थित हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कमला प्रसाद बिसेसर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैको। तो त्रिनिदाद और टोबैको देश की जो प्रधानमंत्री बनी है वो कमला प्रसाद बिसेसर बनी है। आपको याद रखना है कि कमला प्रसाद बिसेसर इससे पहले 2010 से 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी हैं कौन? कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद और टोबैको की बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। त्रिनिदादियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्रिस्टीन कंगालू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और त्रिनिदाद और टोबैको एक द्वीपीय देश है जिसमें 2 मुख्य द्वीप हैं, त्रिनिदाद और टोबैको। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पास कैरेबियन सागर में स्थित एक कंट्री है। इस देश की लगभग 37% आबादी भारतीय मूल की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इसे 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस रोग की जांच के लिए पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। तो दोस्तों, महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी जांच के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च की गई है, जिसमें जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी जांच की जा सकती है।
सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा में होने वाला एक कैंसर है और ये किसके कारण होता है, किस वायरस के कारण होता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुसूदन साई को किस देश की सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा फिजी। तो दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक और मानवतावादी लीडर मधुसूदन साई को फिजी की सरकार के द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इससे पहले यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2023 में और 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। तो आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों, रॉ के पूर्व प्रमुख हैं आलोक जोशी जी, तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख बनाया गया है। इस बोर्ड में 6 सदस्य भी होंगे। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की जो स्थापना है वो 1998 में की गई थी और इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक असेसमेंट का काम दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं उस पर यह काम करता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह भी देता है। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम बंदरगाह का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, तो केरल में एक नए बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है वी झिंझम बंदरगाह। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में वी झिंझम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? वी झिंझम में है, जो कि तिरुवनंतपुरम के पास केरल में स्थित है। यह भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसमें साझेदार कौन है? तो केरल सरकार और जो अडानी वी झिंझम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है वो इसमें साझेदार है। इसमें कुल निवेश किया गया है 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है या कुइपर सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमेजन। तो अमेजन कंपनी के द्वारा कुइपर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपना पहला इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कुइपर। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की एटलस बी रॉकेट से अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर के 27 सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों, इन सैटेलाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि दुनिया के हर कोने में तेज़ गति वाला इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाए। जिस प्रकार से स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसी प्रकार से ये जो कुइपर प्रोजेक्ट है उसके तहत भी अमेजन कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से और इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। तो एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है कि 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे उसमें क्रिकेट को नहीं हटाया जाएगा, यानी कि क्रिकेट का भी आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन है ये जापान के आइची और नागोया प्रांत में आयोजित होने हैं 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। एशियन गेम्स की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी और पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं इसे एशियाड बोला जाता है। एशियन गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 2023 में इनका आयोजन चाइना के हांगझोउ शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जो महिला क्रिकेट होगा उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं भाग नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन है उसने भी ये घोषणा की है कि महिलाओं की प्रतियोगिताओं में ट्रांसजेंडर महिलाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 151। तो 2025 वाले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर है। ठीक है, तो 180 देशों में भारत 151वें स्थान पर है, जबकि 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स
विदाउट बॉर्डर्स नामक जो एनजीओ है वो इसको जारी करता है। तो रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण खतरों पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है, इस पर बात की गई है इस इंडेक्स में। इस इंडेक्स में इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। देखिए पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे, और 20वें स्थान पर ब्रिटेन है, अमेरिका है 57वें नंबर पर, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी 180वें स्थान पर इरिट्रिया है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2025 में 151 है, 2024 में 159 थी, 2023 में 161, 2022 में 150 और 2021 में 142वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप 2025 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने सुदीरमन कप 2025 जीता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो 2025 का सुदीरमन कप चाइना ने जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। तो सुदीरमन कप के इतिहास में यह चाइना की टीम की 14वीं जीत है, यानी 14 बार सुदीरमन कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है। देखिए सुदीरमन कप 2025 का जो आयोजन हुआ था ये जियामेन चाइना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 130। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2025 में इस सूचकांक में 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और दूसरे स्थान पर ही स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है और 192वें स्थान पर सोमालिया और 193वें स्थान पर साउथ सूडान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन थे उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था 6 और 7 मई 2025 के बीच में। तो इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। 24 मिसाइलें इसमें दागी गई थी। इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य था वो था आतंकवादियों को निशाना बनाना। इसमें आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। ठीक है, तो इसी का बदला लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो दोस्तों, जर्मनी के कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के जो लीडर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो अब जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बर्लिन इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। यूरो यहाँ की करेंसी है और यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है। अगर हम जर्मनी के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी हाल ही में साइन हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ट्रेड है उसको और बढ़ाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए। तो अब क्या होगा कि जो अधिकतर वस्तुएं होंगी उन पर टैरिफ हटा दिया जाएगा या फिर बहुत कम टैरिफ लगेगा। तो अब ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता था उसमें 99% जो भारत का निर्यात होगा उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। भारत ने ब्रिटेन की 90% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने की सहमति व्यक्त की है। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। तो दोस्तों,
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कारों में से एक है पुलित्जर पुरस्कार। तो 2025 के विजेताओं की इसकी घोषणा कर दी गई है। तो पत्रकारिता श्रेणी में जो सार्वजनिक सेवा का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है प्रो पब्लिका को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सार्वजनिक सेवा वाला आपको जरूर याद रखना है कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रो पब्लिका को। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1904 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के माध्यम से हुई थी। उन्होंने अपने वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग को इस पुरस्कार के संचालन के लिए धन दिया था। 1917 में पहला पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14वें बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु बने हैं पोप लियो 14वें। तो उनका संबंध किस देश से है? तो वो अमेरिका से संबंधित हैं। तो 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई थी और वेटिकन में अब नए पोप का चयन हो गया है। जो वेटिकन सिटी होती है ना, वहाँ पर पोप का चयन होता है। तो नए पोप को चुन लिया गया है। तो जो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट थे, उन्हें नया पोप चुन लिया गया है। जब वो पोप बने हैं, इसके बाद उन्होंने अपना जो नाम रखा है वो रखा है लियो 14। ठीक है, वे अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पोप लियो 14 की बात करें तो वह अमेरिका और पेरू के नागरिक हैं। उनका जन्म 1955 में शिकागो में हुआ था और वो टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि वह 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप चुने गए हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, तो भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद में स्थित गोल्ड सिक्का ने एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण किया है। इस एटीएम के जरिए कोई भी व्यक्ति सोना खरीद और बेच सकता है। सोना बेचने की प्रक्रिया में जब ग्राहक मशीन में सोना जमा करता है तो उसे पिघलाया जाता है। उस सोने की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है और शुद्ध सोने का मूल्य मशीन पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से गोल्ड बेचा भी जा सकता है यहाँ पर और गोल्ड खरीदा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, तो अल्जीरिया भी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। इससे पहले जो इंडोनेशिया था वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ था। बात करें अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके मेंबर कौन कौन हैं? तो ब्राज़ील है, रसिया है, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ब्राज़ील की डिल्मा रूसेफ और मुख्यालय है इसका संघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, छोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो छोंजिंग अंगमो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। वह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली हैं और वो दुनिया की ऐसी 5वीं दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। अभी हाल ही में एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की थी और गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में हर साल कांस्य फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इस साल 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस समारोह को 1939 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फिर इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। 2025 के विजेताओं की अगर हम बात करें तो पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला था जाफर पनाही को, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था जोआचिम ट्रायर को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था क्लेवर मेंडोका
फिल्हो को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नादिया मेलिटी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बैगनर मोरा को, और विशेष पुरस्कार मिला था वी गान को। इसके अलावा बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीन पेरे और ल्यूक डार्डेन को मिला था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। तो दोस्तों, जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 आयोजित किए गए थे, इनका पहली बार आयोजन हुआ था 19 से 24 मई 2025 तक। और ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? घोघला बीच और द्वीप बीच के में आयोजित किए गए थे, जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में है। इसका शुभंकर क्या था? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। इसमें कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे? पैन केक, सिलाट, बीच सॉकर और सैपक टकराव, ये सभी खेल इसमें आयोजित किए गए थे। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो मणिपुर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर नागालैंड, चौथे पर हरियाणा और चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 31वीं बार। तो दोस्तों, जो नेपाली शेरपा है कामी रीता, उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। उन्होंने पहली चढ़ाई पूरी की थी माउंट एवरेस्ट पर 1994 में। ठीक है, इस पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा कि वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, जो गूगल के द्वारा गूगल बीम लॉन्च किया गया है, यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो आपको याद रखना है कि ये AI संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो गूगल बीम को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है, ये पॉइंट आप याद रखें। शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इसका भारत। ठीक है, तो भारत 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। 2026 में भारत चौथी बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो पहला समिट हुआ था ये रूस में हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके जो मूल सदस्य हैं वो 5 सदस्य हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका है। 2024-25 में जो शामिल देश हैं वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% योगदान देता है और विश्व व्यापार का लगभग 18% हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। आपको याद रखना है कि 2025 का जो ब्रिक्स समिट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दोस्तों ब्राज़ील देश में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता बने हैं। फ्रेंच ओपन मई जून में आयोजित किया गया था और ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। इसका जो इस बार संस्करण हुआ था ये 129वां संस्करण हुआ है। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं और विजेता रहे हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और महिला एकल की विजेता कोको गॉफ रही हैं और विजेता आर्याना सबालेंका रही हैं जो कि बेलारूस की थी। कोको गॉफ कहाँ की हैं? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा साइप्रस, यानी साइप्रस देश ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया है। तो भारत और साइप्रस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करने में योगदान देने के लिए पीएम मोदी को ये सम्मान दिया गया है। इस प्रकार से पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दुनिया के 23वें नेता बन गए हैं। पीएम मोदी को 2023 से 25 तक कौन से सम्मान मिले हैं? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में इजिप्ट के द्वारा, लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस के द्वारा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो 2024 में भूटान के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू 2024 में रूस के द्वारा, ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में नाइजीरिया के द्वारा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 में डोमिनिका के द्वारा,
ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 में बारबाडोस के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 में कुवैत के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। तो हमारे देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्हें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है और SP यादव को महानिदेशक चुना गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो भारत सरकार द्वारा 2024 में स्थापित एक वैश्विक गठबंधन है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो बिग कैट प्रजातियां हैं जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है, इनका संरक्षण किया जाए। तो इसमें 95 देश शामिल हैं जहां पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सभी देश इनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। तो दोस्तों, ईरान इजराइल जब युद्ध हुआ था उस समय ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ये 18 जून 2025 को शुरू किया गया था। तो इसके इसका पहला स्टेज था उसमें छात्रों को निकाला गया था। तो पहले ईरान से सड़क के माध्यम से छात्रों को आर्मेनिया भेजा गया था और फिर फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 71। तो दोस्तों, WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 को हाल ही में जारी किया गया है। किसने जारी किया है इसको? विश्व आर्थिक मंच ने। इसमें 118 देश शामिल थे। भारत की जो रैंक है वो है 71, जबकि 2023 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? 63। टॉप 5 की अगर हम बात करें तो टॉप 5 में स्वीडन पहले, फिनलैंड दूसरे, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, चौथे पर नॉर्वे, 5वें स्थान पर स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो UPSC के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल क्या काम करेगा? तो यह उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर देगा जो UPSC की परीक्षा पास तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस पोर्टल पर निजी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं पोर्टल पर लॉगिन करके अकाउंट बनाएंगी और वे उन उम्मीदवारों की जानकारी देख सकेंगी जो इंटरव्यू में चयनित नहीं हुए हैं, फिर भी उम्मीदवारों से मतलब जो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सके हैं, फिर वो कंपनियां उन उम्मीदवारों से संपर्क करेंगी जो उसमें नौकरी करना चाहेगा वो कर सकता है। बात करें अगर हम UPSC की, तो इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं और यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और कार्यकाल 6 साल का या 65 साल की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल माना जाता है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिलेगी। ऐप पर जब आप कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें गणेश 500, तो आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर लें। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है वो आपको 199 रुपये में मिलेगा। पैकेज 100 कूपन कोड यूज करना है तो आपको ये जो पैकेज है ये आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको GKGS की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको मिलेंगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी फॉलो कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और इसी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।